Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjit Bhardwaj. I will teach you chemistry. तो आज हम बेटा केमिस्ट्री के आगे वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं. उससे पहले एक स्टूडेंट की क्वेरी है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, है ना. ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4. देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा और सिंपल है कि दो चीजों के कॉम्बिनेशन से ही कोई चीज बनती है. जैसे हमने लिमिटिंग रिएजेंट किया था ना. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? दो चीजों का कॉम्बो करने पर ही लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो वर्क करेगा, है ना. तो यहाँ वैसा ही कुछ है कि जैसे मान लीजिए इसने बोला सबसे पहले कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड. कार्बन डाइऑक्साइड बतानी है तो कार्बन को बर्न करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कार्बन को बर्न करना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है. सीधी बात. तो 1 मोल कार्बन बैलेंस करो, 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलरेडी बैलेंस है, सबके सामने 1 1 लगा हुआ है. तो इसका मतलब 1 मोल कार्बन में कितना होता है? 12 ग्राम. ऑक्सीजन में कितना होगा? 32 ग्राम. 16 होता है ना एक ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन है 32. कार्बन में 12 है, ऑक्सीजन में 32 है. 12 32 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम. तो एक मोल कार्बन एक मोल ऑक्सीजन के साथ एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 44 करते हैं. अब उसने क्या कहा? 1 मोल कार्बन बर्न इन एयर. एक मोल बर्न हो रहा है और क्या बताना है? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बताना है. तो भी एक मोल बर्न होगा, सीधी सी बात है. तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम आ रही है. क्लियर है बेटा? ये तो सीधा है, पहला ऑप्शन. यस. Yes. ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए. 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. तो 1 मोल कार्बन तो बर्न हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन उसने 1 मोल नहीं कही. ऑक्सीजन 32 ग्राम भी नहीं कही, उसने बोला 16 ग्राम. तो 16 ग्राम तो फिर गड़बड़ होगी ना, ऑक्सीजन उसने कम कर दी. यानी 16 ग्राम अब आपके पास अगर ऑक्सीजन है, सोचिए जरा, तो 1 मोल कार्बन यानी कि 1 मोल अगर कार्बन है तो वो तो ज्यादा हो गया ना, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन इनफ है 32 ग्राम के लिए. और यहां तो वो कह रहा है ऑक्सीजन का पास आपके पास 32 ग्राम है ही नहीं, 16 ग्राम है. तो 16 ग्राम के लिए तो 1 मोल कार्बन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. यस, है Yes, ना. sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमें कम अमाउंट में दे रखी है और कार्बन हमें ज्यादा अमाउंट में दे रखा है. तो लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइन होने के बाद आपके अलग अलग तरीकों से लिमिटिंग रिएजेंट निकलता है. लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास आ गया सीधा सीधा 16 ग्राम. तो अब हम देखेंगे 16 ग्राम से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी. तो हम ऑक्सीजन को जो बैलेंस्ड वाली ऑक्सीजन दे रखी है ना, बैलेंस वाली इक्वेशन, उससे उठाएंगे. तो यहाँ बैलेंस वाली में क्या दे रखा? 32 ग्राम. अगर क्योंकि कार्बन तो एक्सेस में है, ये तो ज्यादा दे रखा है 1 मोल, यही कम है, ये हमें पता है. तो 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर बर्न होती है, कार्बन एक्सेस में हो, तो 44 ग्राम क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और उसने बोला 16 ग्राम से, तो 1 ग्राम से कितना होगा? 44 डिवाइडेड बाय 32. और 16 ग्राम से कितना होगा? 44 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 16. 1 जा 2 जा, तो कितना आ गया? 22 ग्राम. तो यानी कि इससे तो 22 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. भले ही 1 मोल है हमारे पास कार्बन, यानी 12 ग्राम कार्बन है, पर वो 12 पूरा यूज ही नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन आधी दे रखी है. तो इसके भी आधे मोल ही होंगे, तो ये 6 ग्राम ही यूज होगा, या 1/2 मोल ही यूज होने वाला है. क्लियर है? सेकंड सम समझ में आ गया, है ना. Yes. ओके, अब थर्ड देखिए, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है. वो कहता है 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. अब उसने कर दिया 2 मोल कार्बन. भाई 1 मोल कार्बन भी एक्सेस में था, उसको 2 कर दो, 10 कर दो, 1000 कर दो, ऑक्सीजन तो उतनी है, तो रिजल्ट वही रहेगा. अब भी लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन ही है, यहाँ 2 मोल करने से कोई फायदा नहीं है. 24 ग्राम, ये तो यूज तो बेचारा 6 ग्राम ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही 16 ग्राम है, बाकी तो ऑक्सीजन ही नहीं बची. तो 6 ग्राम से ज्यादा कार्बन रिएक्शन ही नहीं कर सकता, आधे मोल से ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि एक मोल के लिए 1 मोल चाहिए. ये ऊपर वाली बैलेंस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि 1 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए. हमारे पास 1 मोल कार्बन है, तो ऑक्सीजन भी 1 मोल होनी चाहिए. ऑक्सीजन के 1 मोल में होते हैं 32 ग्राम, बट इसने बोला कि 16 ग्राम है, तो इसको 2 मोल भी कर दो, ऑक्सीजन तो 16 ही रही. तो सेम वही डाटा आएगा. 32 ग्राम ऑक्सीजन से 44 ग्राम, 1 से 16 ग्राम से कितना निकलेगा? 22 ग्राम. यानी इसका आंसर भी 22 ग्राम ही निकलेगा, इसका भी 22 ग्राम निकलेगा, और ये तो ठीक है, इससे 44 ग्राम निकलेगा. बस कार्बन डाइऑक्साइड. समझ में आ गया? तो लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है, दैट इज वाई आंसर आएगा. क्लियर है बेटा? अभी भी डाउट है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, बाकी सबको भी समझ में आ गया होगा भैया. हाँ बेटा, Yes. नवल बेटा, ये कल किया था, एक बच्चे की क्वेरी थी, तो इसको हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई. पहले मैं इसको क्लियर कर लूं. ठीक है, हम थे क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था ना, 8 पर थे. ठीक है,
तो 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच मास परसेंट ऑफ आयरन इज 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली, गिव द मोलर मास। तो देखो ये क्वेश्चन इतना तो हमने कर रखा है, पहले किया था ये क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ नीचे भी लिख रखा उसने, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एज सिमिलर डाटा इज गिवन। फिर भी मैं इसको दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने वो नहीं किया या ध्यान नहीं है तो वैसे आप लोगों को करना चाहिए भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ। 4-5 लेसन है, 5 लेसन है फिजिकल केमिस्ट्री के जिसमें है न्यूमेरिकल। एक लेसन में आपको खुद अपने हाथों से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एडवांस लेवल भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन बाकी के चारों लेसन एनसीईआरटी आपको खुद सॉल्व करनी है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछो, एनसीईआरटी सॉल्व खुद करनी है। कोई भी क्वेश्चन मेरे को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। भले हम एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग करके दें, आपको कुछ और करें, लेकिन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के अंदर तो देखो ये क्या है, परसेंटेज दे रखी, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना कैसे होता है भाई। आयरन है कितना 69.9, ऑक्सीजन है कितना 30.1, तो मोलर मास ऑफ आयरन कितना है, आयरन का मोलर मास कितना होता है भाई 55। 56 बेटा, ठीक है, ये आएगा 56। तो 56 जो है वो ग्राम से डिवाइड हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। क्या ऑक्सीजन का 2 वाला लेंगे, 32 लेंगे कि 16 लेंगे, ऑक्सीजन का ये बताओ, 32 लेंगे या 16 लेंगे, ये बताओ मेरे को। ऑक्सीजन 16 आएगा, क्यों 16 भाई, उसने ये थोड़ा कहा है कि O2 का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, आयरन ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, कितने एटम जुड़ रहे हैं वो नहीं बोला, तो और ऑक्सीजन का एक ही एटम वाला मास ही पहले यहाँ लेने वाले हैं कि ऑक्सीजन का, और वैसे भी परसेंटेज में दे रखा है ना कि अगर इतना परसेंट ये तो इतने परसेंट ऑक्सीजन है, तो वो एटॉमिक लेवल पर ही दिया होगा, है ना। तो ये आएगा 30.1 डिवाइड बाय 16, तो दोनों का परसेंटेज निकाल लेंगे, हमारे पास दोनों का परसेंटेज आ जाएगा। क्या आया था दोनों का परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, मैं फिर से चेक करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3, वही हमने सेम टू सेम मैंने करके दिखाया था। ये तो उस दिन काफी सारा मत्था मारा था, याद है सभी को, कि इसको सिंपल तरीके से भी किया था और यहाँ पर टेबल वाले मेथड से भी किया था, है ना। तो ये वही चीज दिखा रखी है, ये रहा, मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ। ये रहा आपके सामने आयरन, ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन, परसेंटेज है, दोनों को डिवाइड कर देंगे अपने अपने परसेंट से, तो ये इतने इतने मोल आ गए। अब इसमें जो कम वाला है, यहाँ देखिए इसके अंदर जो आपको टेबल दे रखी है, इसमें जो सबसे कम है उससे दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 और 1.5 आएगा, ये आ गया 1.5 और 1, तो यानी इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया 1 और 1.5। बट ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऑक्सीजन 1.5 कैसे लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि होल नंबर बन जाए। तो ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है भाई सभी को, है ना, ये ऑलरेडी सॉल्व मिल गया मुझे, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही चीज आएगी, तो इससे जो भी वैल्यू आएगी, कितना आएगी 1.25 आती है ना, और 1.88 आती है शायद, 1.25 और ये 1.88 आती है, दोनों को 1.25 से डिवाइड करेंगे, इसे भी 1.25 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आता है, ये आएगा 1, ये आएगा 1.5, ठीक है, होल नंबर बनाएंगे, ये आएगा 2, ये आएगा 3, तो यानी कि आयरन होंगे 2 और ऑक्सीजन होंगे 3, दैट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। बट हमें ये पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला ही मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, इसमें पता है ना, बट एटलीस्ट इसने बोला मोलिकुलर मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, किसका, मोलिक्यूल का मोलर मास दे रखा है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास कितना आएगा भाई, आयरन 56 का डबल करेंगे कितना बनेगा 112, ठीक है, 56 होता है ना आयरन का, 112 प्लस ऑक्सीजन 48 आएगा, कितना आया 50 60 160, और उसने कितना दिया है, तो देखो मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ये होता है एन की वैल्यू की किससे मल्टीप्लाई करें, तो मोलर मास कितना है हमारे पास, मोलर मास है 160, 159.9 दे रखा है इसने, और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना 160, बराबर है दोनों, 1 आएगा सीधा, एन की वैल्यू आ गई 1, बस एन की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल, और इस क्वेश्चन के अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला इक्वल है। क्लियर है भाई, ये बात समझ में आ गई बेटा, यस तो दोनों इक्वल है, वैसे भी हम जानते हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर ये रहा, ठीक है, इन्होंने वो पॉइंटों में निकाल रखा, हमने भी वही बात एक ही है, ये 160 बनेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो ये सेम है, तो यहाँ बोल रहा मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करें, 9th क्वेश्चन, यस गाइज, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। नो
नहीं है, ठीक है। आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठा कीजिए, ठीक है। अब सोचो मैं आपके 11th के 2 बैचेस ले रहा हूँ, एक आपका बैच है, एक और बैच है, तो मुझे 2 बार सॉल्व करने पड़ते हैं, 2 बार। मेरी प्रैक्टिस हो गई 2 बार, आपसे ज्यादा प्रैक्टिस तो मैं कर लेता हूँ, है ना कमाल की बात। फिर आप लोग सोचते हैं कि टीचर को शायद ज्यादा आता है, टीचर को ज्यादा नहीं आता, मेरे पास बहुत बड़ा दिमाग नहीं है, आपके सिर के साइज का साइज ही मेरा सिर होगा, लेकिन क्योंकि मैं 2-2 बार तो मैं ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उससे पहले मैंने पता नहीं कितने साल इसको पढ़ाया है, कितनी बार ये सोल्व करे हैं क्वेश्चन, बच्चों को सोल्व करवाए हैं हर बार हर साल। तो सोचिए मेरी कितनी प्रैक्टिस हो गई, इसी वजह से हमें आपसे ज्यादा आता है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग मेरे बराबर ना सही, लेकिन अगर आप लोग, मैं जितना बोल रहा हूँ कि खुद हाथों से लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी तो आपको हाथ से लिख के ही सॉल्व करवा रहा हूँ ना बेटा क्वेश्चन, तो अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं टाइम लगा रहे। और ये टाइम दोबारा जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा, याद रख लेना, मैं हर बार बोलता हूँ। हाँ बेटा, आज की क्लास में एनसीईआरटी ही करवाएंगे साम्यक बेटा, ठीक है। तो ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा, याद रख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई अगर डाउट है एनसीईआरटी में, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा, ये एक बार करने हैं एनसीईआरटी, एक सब्जेक्ट के ढंग से, फिंगर टिप्स पे। अगर आपको लगता है कि आप आईआईटी का आपका कोई मूड नहीं है, आप किसी और जॉब के लिए देखना चाहते हैं, तो कम से कम एक बैकअप प्लान के लिए तीनों सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट जिसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे ऐसे घूमने चाहिए, ऐसे कम से कम 3 से 4 बार एनसीईआरटी सोल्व कर लो। उसके बाद में आपको दिल्ली के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर 50-60 हजार 70 हजार रुपए कोई भी दे देगा सीबीएसई स्कूल में। जैसे ही आप ग्रेजुएशन पास करके किसी स्कूल के अंदर जाना चाहो तो +1 2 को पढ़ाने के 50-60 70 हजार आराम से मिल जाएंगे आपको। सिर्फ एक सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, सिर्फ एक। और क्या करना है, एनसीईआरटी। और इसके अंदर क्या है, एनसीईआरटी में 5 ही लेसन है +1 में, +2 में 4 लेसन है, टोटल 9 लेसन है। +2 तो अगले साल करनी है, +1 कर लें अभी। 5 लेसन, एक लेसन तो पूरा होने को है, सोचो। इसके आज मैं 10 क्वेश्चन और करवा दूंगा, 30-40 क्वेश्चन है टोटल। बाकी के भी ऐसे ही हैं, सारे आसान है। कुछ तो बीच में सिग्निफिकेंट फिगर वाले बकवास से क्वेश्चन है, जो हमने टॉपिक कराया नहीं है, वो इजी सा टॉपिक है, दैट्स नॉट द बिग डील, है ना। तो वो चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं फिर इसी में। तो देखो, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन यूजिंग, तो एटॉमिक मास इस डाटा को यूज करके, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये परसेंटेज दे रखी है इनकी, ठीक है। तो इसके लिए हमने कर रखा, आपको याद होगा, परसेंटेज दे रखी हो तो क्या करते हैं, मैं इसको टोटल 100 मान लेता हूं, कि मान लो लेट वी हैव 100 एटम्स, ठीक है। 100 एटम्स है मेरे पास, किस चीज के एटम्स हैं, क्लोरीन के, Cl 100 एटम्स है। अब उस 100 में से 75 जो इन्होंने दे रखा है, क्लोरीन 35 वाले जिनका मास 35 है, वो एटम है मेरे पास 75.77। अब परसेंट नहीं रहा क्योंकि मैंने 100 एटम टोटल मान लिए, तो इसमें से इतने एटम तो मेरे पास 35 मास वाले हैं, और क्लोरीन 37 वाले कितने हैं, वो है 24.23। क्लियर है भाई। अब मुझे पता है एक एटम का मास 35 है, तो क्लोरीन 35 वाले का जो मास आएगा, मास कितना आ जाएगा, 75 टोटल एटम है अप्रोक्सीमेट, और मास उसका कितना है, 35 है, एक का मल्टीप्लाई कर दो। सेम क्लोरीन 37 वाले का मास कितना आएगा, ये एटम कितने हैं, 24 है ना, 24.23, और एक का मास है 37, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में क्या आ गया, मास आ गया। कितने एटम्स का, 75.77 और 24.23, और इनका मास कितना आता है वो हम जरा चेक कर लेते हैं। फ्रैक्शनल अबंडेंस मास, मोलर मास, मल्टीप्लाई नहीं करा क्या, इसने करा है। ये आता है 77 वाले का 75.26, ठीक है। डिवाइड ऑलरेडी हो चुका है क्या ये, ठीक है, ये आ जाएगा 2 समथिंग, ऐसा आएगा शायद 264, पता नहीं, ऐसा कोई मल्टीप्लाई आएगी, आप देख लेना कितनी आएगी, 264.959, ठीक है। इतना आएगा क्या, 70 को 30 से करेंगे, नहीं इससे भी ज्यादा आएगा, 4 डिजिट की मल्टीप्लाई आएगी, ठीक है। 959, ये ऐसा आएगा, सेम एज इट इज। दूसरे वाले का क्या आएगा, वो आएगा 89, है ना, 89.568, ठीक है भाई। ये आ गया इनका ग्राम्स में मास, ठीक है, मोलर मास ग्राम्स में आ गया। अब मुझे पता है ये तो टोटल, अब इसका मैं टोटल कर देता हूँ, 264.959 प्लस में 895.68, ये कितने एटम्स का आया, ये तो है 100 एटम का, डिवाइड कर दूं अगर 100 से तो
तो वन क्लोरीन एटम का एवरेज मास आ गया। यस गाइस, क्लियर है? और इसमें दोनों है 35 और वो वाले, तो आंसर तो दोनों का सेम आना चाहिए। कैलकुलेशन में हो सकता है मैंने यहाँ से देखकर कुछ पॉइंट इधर उधर किए थे, क्योंकि इन्होंने 100 से पहले डिवाइड कर दिया। देखो इन्होंने क्या किया, ये 75 था ना, इसको 0.77 कर लिया, 100 से पहले से डिवाइड कर लिया। 100 एटम की जगह 1 एटम का अबंडेंस निकाल लिया, है ना। उसकी जरूरत नहीं है, 100 का ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में 100 से डिवाइड कर दो। हमने यही तो किया कि ये दोनों कितने थे, ये 75% था, ये 24, यानी 24 एटम 75 एटम, दोनों को जोड़ दिया, दोनों का मास निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा तो मतलब टोटल 100 एटम का मास आया। तो मुझे तो एक का चाहिए, तो एक का मास कैसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 35.45 है, 35.45। यस, क्लियर है भाई ये सबको? यस सर। ठीक है। मुस्कान बेटा बोलिए, कोई क्या डाउट आपका? सर मैं ये पूछ रही थी कि आज हम पूरी क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेटा, एनसीईआरटी ही सोल्व करेंगे, श्योर। ठीक है, अगर आपने कर रखे हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये सोल्व कर रखे हैं, इस लेसन के तो मैं करवाने वाला हूँ डेफिनेटली, बाकी लेसन्स के सिर्फ डाउट लूंगा, एनसीईआरटी पूरी सोल्व नहीं करवाऊंगा। ठीक है, 4 लेसन और बचेंगे, ज्यादा नहीं है वो। तो इस लेसन के तो मैं सारे करवाने वाला हूँ, इस संडे तक हम यही करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं दूसरा लेसन शुरू कर दूंगा, कल से ही शुरू कर देते हैं। वैसे फ्राइडे की छुट्टी है, कल भी एनसीईआरटी अगर कल पूरे हो जाएंगे, सैटरडे को हमारी एक क्लास लगेगी, उसमें डाउट क्लास लगा लेंगे, या उसके अंदर एक नया लेसन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस, जो आप कहेंगे। लेकिन इस बार तो मैं पूरे करवाने वाला हूँ एनसीईआरटी। अगर आपने कर रखे हैं, पहले से कर रखे हैं, और आपको लगता है कि आपको रिवीजन की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, डू योर प्रैक्टिस मोर एंड मोर फॉर एडवांस लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एडवांस लेवल की पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है आप लोगों को। ठीक है, नहीं की हुई तो मैं आपको रिकॉर्डिंग के बाद में फिर से शेयर कर दूंगा। ठीक है, बता दूंगा कहाँ मिलेगी। लेकिन उसके अलावा एडवांस लेवल सोल्व कीजिए, मोल कॉन्सेप्ट के सोल्व हो रहे हैं बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहे हैं तो मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है, मेरे को बता दीजिए सर ये सोल्व नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन उठाया सोल्व नहीं हुआ और बस सर को भेज दो। आप कम से कम 5-6 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, एक सोल्व हो रहा है, सॉल्यूशन के साथ दूंगा मैं आपको सारे क्वेश्चंस, एक सोल्व हो रहा है तो उसको कीजिए। फ्राइडे को बेटा क्लास नहीं है, हाँ फ्राइडे को क्लास नहीं है, फ्राइडे को कुछ है, बकरीद है शायद, आई डोंट नो, बकरीद का त्योहार है शायद। सैटरडे को है वो तो। सैटरडे को है? सैटरडे को है। पक्का? सैटरडे को है सर। फिर सैटरडे की छुट्टी है, एक छुट्टी पक्का है। ठीक है, जब भी है सैटरडे या फ्राइडे, मेरे को लग रहा है फ्राइडे को है भाई, हमारे पास एक कैलेंडर आया था, उसके अकॉर्डिंग तो फ्राइडे को है, देखूं कैलेंडर में। चलिए आप लोगों का वहम निकाल देता हूँ, रुकिए जरा, मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कि छुट्टी वाकई में कब की है, और आप लोगों को भी कंफर्म हो जाएगा। कैलेंडर में तो सर दोनों दिन दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, अवंती का कैलेंडर बेटा, अवंती का कैलेंडर, अवंती का कैलेंडर, तो अवंती वाले जिस दिन छुट्टी करेंगे वही कैलेंडर यूज होगा ना, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो वो एग्जैक्ट होगा कि किस दिन छुट्टी होने वाली है। और ये है, आज क्या तारीख है, 19, 20, 21, ठीक है, फ्राइडे को है बेटा, यस फ्राइडे को छुट्टी है, मैं सही था। ठीक है, ईद उल ईद उल फितर है फ्राइडे को, और 29 जून को फिर थर्सडे की छुट्टी, फिर उसके बाद 29 जून को छुट्टी है। अप्रैल में कोई छुट्टी नहीं है, मई में तो एक भी छुट्टी नहीं है। ठीक है, फिर जून को छुट्टी आएगी सीधी सीधी, है ना, 15 अगस्त आ जाएगा, उसके बाद जून के बाद जुलाई में कोई छुट्टी नहीं है, फिर अगस्त में है, दैट्स इट, इतना ही। क्लियर है? तो फ्राइडे की छुट्टी है भाई, ध्यान रख लेना, अवंती का कैलेंडर है ये, कोई कुछ भी मानता हो। हाँ अंशिका बेटा बोलो। सर संडे को केमिस्ट्री के बीच चैप्टर का टेस्ट है। संडे को केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट होगा बेटा, केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर आएगा। सर ओके। हाँ बोलो तो अमन। फिर अवंती के हिसाब से सर फ्राइडे को छुट्टियां नहीं की। उसी दिन छुट्टी करेंगे, जो कंपनी ने जो डिसाइड कर दिया वो डिसाइड कर दिया। नॉर्मल कैलेंडर्स में किस दिन आ रहा है किस दिन नहीं आ रहा, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके सर। हाँ ठीक है। संडे को आपका टेस्ट है बेटा केमिस्ट्री का, वैसे छुट्टी होती है, क्लास नहीं लगेगी, बट टेस्ट होगा। दिशा बेटा आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अब। ठीक है, तो ये हो गया अबंडेंस वाला क्वेश्चन, आ गया एवरेज आ गई हमारे पास। तो अबंडेंस सिंपल सी बात है, जो जितने एटम्स हैं उसको उनका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, नंबर 10 देखिए, द 3 मोल्स ऑफ इथेन, कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स।
ठीक है, 3 मोल इथेन आपको दिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अगर आप सही तरीके से देखो तो, बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन क्या होता है भाई, C6H, सॉरी C6 लगा रहा हूँ, C2H6, ठीक है, ये होता है इथेन, और इसके 3 मोल दिए, तो इथेन के 1 मोल में मोलर मास कितना होता है, 12 दूना 24 और 6 30, 30 ग्राम पर मोल। क्लियर है ये बात सबको? हाँ रचना बेटा पूछिए, क्या क्वेश्चन आपका? सर क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है। 9 में, ठीक है बोलो। सर उसमें एक फॉर्मूला दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास का, सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में एवरेज, हाँ ये रहा एवरेज एटॉमिक मास वाला यस फॉर्मूला। सर। ये वाला फॉर्मूला देख रहे हो क्या आप? यस सर। अरे बेटा सिंपल करो ना, ये फॉर्मूले याद, कितने फॉर्मूले याद करोगे, ये तो परसेंटेज वाला टाइप है। देखो क्या है, आपको परसेंट दी होती है अबंडेंस, ठीक है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इसको ऐसे लगा लो। मान लो कि एक क्लास में ना 2 तरह की कैटेगरी के बच्चे हैं, एक है मोटे बच्चे बहुत मोटे, ठीक है, एक है पतले बच्चे बहुत पतले। 2 कैटेगरी में हमने बच्चों को डिवाइड कर लिया। अब मोटे बच्चे जो हैं वो कितने हैं, क्लास में 10 हैं, ठीक है, ध्यान देना ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला मत बनाइए आप लोग, अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको ही ऐसा लगेगा पता नहीं ये क्या चीज है, हर चीज का फॉर्मूला थोड़ा होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको फॉर्मूले से पसंद है आप नोट कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आप वैसे कर सकते हैं, बट मैं इसका सिंपल तरीका बताता हूँ कि ये है क्या चीज एक्चुअल में, जैसे मैंने सिंपल मेथड बताया वैसे आप याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में जो फैटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो है 10, और एक स्टूडेंट का मास जो है वो आपके पास कितना है, मान लीजिए एक स्टूडेंट का मास 9th 10th के बच्चे हैं 70 kg है, फैटी स्टूडेंट है 70 kg, ठीक है, काफी बड़ा मास हो जाता है। और जो थिन स्टूडेंट है, थिन, वो है आपके पास में 20 स्टूडेंट है, स्टूडेंट, ठीक है, ये भी स्टूडेंट है, तो ये 20 स्टूडेंट है, और थिन स्टूडेंट का जो मास है, वन स्टूडेंट का मास कितना है, वो मान लीजिए 30 kg है, इनसे तो हाफ हो गया 30 kg, है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एवरेज मास बताइए एक बच्चे का, एक बच्चे का एवरेज मास, तो कैसे निकालोगे, 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट का मास है 70 kg एक का, तो 10 का कितना हो जाएगा, सिंपल 700 kg, तो इन 10 का हो गया 700 kg, ठीक है। फिर सेम एज इट इज 20 स्टूडेंट हैं और जिनका 30 kg है, तो एक का 30 है तो 20 का कितना हो गया, 3 दूना 6, 600 kg। क्लियर है? यस टोटल सर। टोटल कितना आएगा, 1300 kg टोटल मास, 39। पूरी क्लास का मास हो गया, ये पूरी क्लास का मास है, ठीक है। अब बात करते हैं पूरी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, 30 हैं, 10 ये रे 20 ये रे, थिन एंड फैट, तो हम अगर 30 से इसको डिवाइड कर दें, 30 से, तो क्या आ जाएगा, 3 × 12, 1 3 3 9, एक और 3 3 9, ठीक है, 3 3 3 3 3 kg, तो एक स्टूडेंट का मास एक्चुअल में एवरेज मास आएगा 43 kg। अब अगर मैं रैंडमली कोई स्टूडेंट उठा लूं तो मेरे पास 43 kg तो पक्का मास एवरेज में आएगा। अब बात करते हैं कि अरे सर ये तो मतलब रैंडमली किसी स्टूडेंट को उठाओगे तो एक फैटी स्टूडेंट आ सकता है, थिन स्टूडेंट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट अगर मान लो स्टूडेंट का मास, स्टूडेंट का नंबर कई करोड़ों में है, और फिर मैं कहता हूं कि एक, मान लीजिए कि मैं एक क्लास को उठा लेता हूं, 30 स्टूडेंट को उठा लेता हूं, तो उस 30 स्टूडेंट में पक्के तौर पर मेरे को 10 और 20 वाले मिल जाएंगे, तो एवरेजली हर स्टूडेंट का मास 43 मिलेगा। तो एटम करोड़ों में होते हैं, तो हम 100 एटम का मास मान लेते हैं, जो परसेंट होती है कि 100 में से 75 एटम ऐसे हैं जिनका मास है 35। ये देखिए यहां पर अब आपका क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, 75 एटम ऐसे हैं जिनका मास है 35 kg, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 37 एटम ऐसे हैं जिनका मास है 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का टोटल कर लिया, टोटल कितने एटम्स का आ जाएगा, 100 एटम्स का टोटल मास आ गया, जिस 100 में 37 वाले भी थे 35 वाले भी थे, 100 एटम्स। तो भाई अब एक का निकालना है, उनका टोटल को 100 से डिवाइड कर दो, इन्होंने पहले ही डिवाइड करके ऐसे निकाल रखा है, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है, कई बार बच्चे फॉर्मूले के चक्कर में नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, है ना। क्लियर है बेटा? यस। तो जो बहुत यस सारे सर। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, तो कुछ चीजें ना कॉमन जैसे परसेंटेज बेस पर कीजिए, बट मैं मानता हूं कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं हमारे पास, ठीक है,
मुस्कान ने पूछा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट, बाकी डिफिकल्ट लेवल सेम सेम ही हो सकता है। बेटा ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे टेस्ट में, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, बाकी मैं बोल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको फॉर्मूलों से क्वेश्चन ज्यादा जल्दी याद होते हैं, फॉर्मूलों से वो जल्दी सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन हो, जिन बच्चे हो जिनको सिर्फ फॉर्मूलों से ही याद होते हैं, तो फिर आप बेटा फॉर्मूला याद जरूर कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट नहीं है जी फॉर्मूलों पर ज्यादा ध्यान नहीं रखते, बट वो उनको दिख रहा है कि अरे फॉर्मूला दे रखा है तो मेरे को याद करना चाहिए, तो फिर इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपकी। बट अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं और आपका माइंड उसको पसंद करता है, तो चॉइस इज योर्स, कैसे भी करो, हमें तो काम चाहिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा बोलो, मुस्कान क्या कह रहे थे? हाँ बेटा मुस्कान सर क्या वो कह क्लास में जो अनमोल है ना, वो पूछ रहा था कि डिफिकल्टी लेवल किसका ज्यादा होता है बोर्ड एग्जाम से के कंपैरिजन में, जो ये क्वेश्चन होते हैं उनका ज्यादा होता है। तो दोनों हाँ एग्जाम सीबीएसई कराते हैं, तो डिफिकल्टी लेवल सेम सेम होता है दोनों में। डिफिकल्टी लेवल बेटा बोर्ड एग्जाम से तो जेई लेवल का ही ज्यादा होगा, जेई का, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव वालों का ही ज्यादा होता है सब्जेक्टिव से। सीबीएसई तो बहुत आसान बोर्ड है, सिंपल बात में बोलूं, सीबीएसई में। सर हाँ बेटा। सर क्या नाम है, जेयू तो ऑब्जेक्टिव आएंगे ना क्वेश्चन? हाँ जेई में ऑब्जेक्टिव आते हैं बिल्कुल, और बोर्ड में आपके सब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जेई वाले कर लिए तो सब्जेक्टिव कुछ बचेगा ही नहीं, सीधी बात। ठीक है, तो सर क्या कहते हैं कि मेंस और एडवांस दोनों ही ऑब्जेक्टिव आते हैं? बिल्कुल दोनों ऑब्जेक्टिव आते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव। उसमें सब्जेक्टिव टाइप ये हो सकता है, एडवांस में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसको बोलते हैं ना वैल्यू बेस्ड, मतलब आपको वैल्यू लिखनी होगी, क्वेश्चन दे दिया, जैसे वो पूछे एवरेज मास, तो आपको 34 या 35.45 ये खुद भरना है वहां पर। अगर आपने 34.45 नहीं भरा, कुछ और भर दिया, ठीक है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर उनको आंसर निकाल के खुद भरना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। लेकिन आंसर का एक ही डिजिट, बस इतना सा आंसर लिखना पड़ेगा, यूं नहीं है कि उसको समझाओ आप उसको करके दिखाओ, नो, आंसर लिखना बस, दैट्स इट। सर वन वर्ड आंसर टाइप। हाँ वन वर्ड आंसर कह लो या वन वैल्यू कह लो, वैल्यू बेस्ड ना, वैल्यू भरनी है, वर्ड भी सर नहीं इसमें बेटा। हम्म। सर एक ही आंसर होते हैं, मल्टीपल आंसर होते मल्टीपल वाले भी आते हैं, एक वाले भी, सिंगल चॉइस आंसर भी आते हैं, मल्टीपल भी आते हैं। मल्टीपल के अंदर मतलब एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के। वो कैसे हो सकते हैं, अब आप कहोगे सर मैथ वाला क्वेश्चन तो एक ही आंसर मिलेगा, डेफिनेटली है, बट कोई सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, वो कहता है कि एक मोल जो है उसके अंदर कितनी चीजें होती हैं, फिर वो बोले कि एक मोल में 6.02 टू 10 पावर 23 एटम्स होते हैं, फिर वो बोले कि एक मोल के अंदर मोलर मास इन ग्राम के बराबर चीजें होती हैं, एक मोल में 22.4 लीटर के बराबर होते हैं, तो तीनों सही है, गलत तो कोई भी नहीं है, तो तीनों सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस, इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस, एक से ज्यादा चॉइसेस सही हैं। तो अगर आपने उन, हैं, उससे कैसे सॉल्व करेंगे सर फिर? सोल्व क्या करना है बेटा, तीनों चॉइसेस आपको सोचना है कि तीनों, मैं जैसे मैंने मोल वाला क्वेश्चन आपको बताया, तो आपको सोचना है कि तीनों सही है ना, तो तीनों पे टिक लगा दो बस। एक ऑप्शन गलत है, तीन ऑप्शन सही है, दैट्स इट। तो तीनों पे टिक लगा सकते हैं? हाँ तीन, अरे वो होते ही मल्टीपल चॉइस है ना बेटा, तो उसमें ऑप्शंस होगा कि आप तीनों पर टिक लगा सकते हो, ठीक है। उसमें ऑप्शन में ऊपर लिखा होता है एक से ज्यादा सही है, तो आप एक कर रहे हो, दो कर रहे हो, तीन को लगा रहे हो, चारों सही हो सकते हैं, दो सही हो सकते हैं, तीन सही हो सकते हैं, ठीक है, वो ऐसे होते हैं क्वेश्चन। और वो खुद आपको ऑप्शन देता है, तो आप एक से ज्यादा टिक लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। उसी के पैटर्न बेस्ड भी हम क्वेश्चंस आपके टेस्ट के क्वेश्चंस अरेंज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए, हम वो पक्का करने वाले हैं। नवल बोल रहा है 10th के रिजल्ट को लेकर डर लग रहा है, अरे काय का डर लगना बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो, 10th में पास तो हो ही जाओगे, है ना, इतने वो तो नहीं हो सकता कि पास ही ना हो। और अगर ऐसा लग रहा है तो मुझे लगता है कि फिर आप यहाँ पर आईआईटी के अंदर आईआईटी वाले ये सब्जेक्ट लेकर तो आप गलती कर रहे हो ना फिर, क्योंकि आपने 10th में मेहनत नहीं की, तो यहाँ मेहनत हमें ज्यादा चाहिए। साइंस मिल जाएगी, डोंट वरी, साइंस दे देते हैं टीचर्स, आप थोड़ा सा पेरेंट्स को बोल देना, ठीक है। जेई करना, डरो मत बेटा, जो काम कह रहा हूँ काम कर लो, डरने की जरूरत ही नहीं है। डू योर जॉब एंड फॉरगेट इट। आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, हर रोज का काम हर रोज करो, उसके बाद में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप सारा सिस्टम बैठ हो जाएगा। मिनिमम में कितने मार्क्स, कितने मार्क्स मिनिमम में सर, बोर्ड में 98% आए थे, पेरेंट की एक्सपेक्टेशन, अरे कोई बात नहीं, मत चिंता करो,
मत चिंता करो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लो, उसका भी इलाज हो जाएगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, पहला लेसन तो पूरा कर लो बेटा, अच्छे से पूरा करो, दूसरा लेसन फिर करोगे, फिर तीसरा करोगे, चौथा करोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी मेहनत चाहिए और कितने % आएंगे। ठीक है, अभी इन चीजों के बारे में मत सोचो, अगर वक्त से पहले ज्यादा सोच लेते हो ना, वो चीजें वर्क नहीं करती हैं, याद रख लेना ये बात, लाइफ में हमने बहुत देखा है। ठीक है, मैं ये सोचूं, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ठीक है, हम काम करें अपना, ध्यान दें अपने मेहनत पर, हार्ड वर्क पर, ज्यादा सोचने का नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, वो हम बता रहे हैं ना आपको, बस उतना कर लो। हाँ, आप अपना आइडिया लगा सकते हो, पर ये मत सोचो सर कितने दिन में सिलेबस हो जाएगा, कब होएगा, ये लेसन कब खत्म होएगा, इस लेसन में कौन सा मुश्किल आएगा, कौन सा आसान आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए भाई, इथेन, इथेन है, वो बोल रहा है 3 मोल, 1 मोल में 30 ग्राम होते हैं, तो 3 मोल में कितने होते हैं आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, 3 मोल आपके पास इथेन है, ठीक है, सी, ये 3 मोल है, तो कार्बन 1 मोल में कितना होता है, 2 कार्बन है, यस। 3 मोल में कितने होंगे भाई, 3 × 2, कार्बन के एटम 6 हो गए, ये सीधा दिख रहा होगा, मोलिकुलर फॉर्मूले से डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात सबको? यस। ठीक है, अब दूसरा देखिए जरा, दूसरा उसने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 3 मोल में हाइड्रोजन एटम कितने, 1 मोल में 6 हैं, तो 3 में कितने होंगे, मल्टीपल में 6 आ जाएगा, 18 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ इथेन, इथेन के कितने मोलिक्यूल होंगे भाई, 1 मोल में इथेन के कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, कोई बताएगा? 1 मोल में 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल होते हैं, तो 3 मोल में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट, आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन आसान था, ये देखो इसने 3 से मल्टीप्लाई कर रखी है। ठीक है, यहाँ 18 दिखा रखा है और यहाँ 6 दिखा रखा है, दैट दीज आर द आंसर्स, सिंपल, आप देख सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। सीबीएसई गाइडलाइन है, वो हर साल चेंज होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीबीएसई की गाइडलाइन से हल्का फुल्का चेंज होने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, डोंट वरी। ठीक है, ऐसी चीजें मत सोचिए, ये सब काम आप लोगों के टीचर्स के हैं, हम लोगों के हैं, गाइडलाइन क्या कहती है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन कम या ज्यादा हुआ है, हम अपने आप काट देंगे, आपका काम सिर्फ पढ़ना है। अगर कोई बढ़ गया कॉन्सेप्ट तो हम अपने आप वो कॉन्सेप्ट भी करवाएंगे, कम हो गया तो वो कॉन्सेप्ट भी करवाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो कभी मत कीजिए बेटा, मैं ये नहीं कह रहा अनमोल बेटा कि मुझे ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, मेरी बातें सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ कि सिलेबस हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, तो सिलेबस हमारे ऊपर छोड़ दो, सिंपल। ठीक है, वो तो हम करवाएंगे, आपके सोचने से तो सिलेबस होगा नहीं। अगर आपको लगता है कि हम सही जा रहे हैं, 1-2 लेसन पूरे करके देखो हमसे, 2 लेसन सारे एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, उसके बाद बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ जाना। अगर मेरी बात गलत निकल आए, एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन बचेंगे जो सॉल्व करने वाले हैं, बट थ्योरी में आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा कोई, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएं तो बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी, और उन बड़े इंस्टीट्यूट में जो सबसे टॉपर बच्चे होते हैं ना, उनकी कैटेगरी में आ जाओगे। मैं नहीं कहूंगा कि उनसे भी ज्यादा आगे चले जाओगे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो, तो फिर आप उनसे पीछे रहोगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एडवांस लेवल के उन बच्चों से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, एनसीईआरटी तो आनी ही चाहिए, उसके बाद आप उन लेवल के, उस लेवल के बच्चे तो बन गए। इससे आसान मेथड नहीं हो सकता है ना। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, बिल्कुल डेफिनेटली प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ कि हाथ से लिख कर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, और एनसीईआरटी सबसे पहले, उसके बाद में एडवांस लेवल, बस 2 ही चीजें करनी है, कुछ भी नहीं है। और एनसीईआरटी के अंदर 5 ही लेसन है, एक लेसन हम पूरा करने के आसार पर हैं, देखो पूरा होने वाला है बस, है ना। 11th क्वेश्चन देखते हैं अब जरा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर की कंसंट्रेशन पूछिए मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में तो मोलैरिटी होती है, तो मोलैरिटी निकालनी है अपने को शुगर की, है ना। 20 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इनफ वाटर टू मेक द फाइनल सॉल्यूशन 2 लीटर, तो 20 ग्राम 2 लीटर में डिसोल्व कर रखी है इसने। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो, 20 ग्राम 2 लीटर में, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन है ऑलरेडी, उसने बोल दिया सॉल्यूशन है अपने पास 2 लीटर, ठीक है, और सोल्यूट यानी शुगर कितनी है, शुगर है 2 लीटर में 20 ग्राम, ये तो उसने गिवन दिया है, और अपने को मोल पर लीटर निकालना है, तो भाई मोल पर लीटर निकालना है, तो शुगर का फॉर्मूला है C12H22, ठीक है, और O11 है, कितना होगा, 372 मोलर मास बनता है इसका, ग्राम पर मोल, हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है ये। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 गुना 12 124 है, हाइड्रोजन 22 आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा, 16 गुना 11,
टोटल 372 आएगा। ठीक है बेटा, इतने ग्राम पर मोल। सो देखो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुस्कान बेटा आपका माइक ऑन है, आई थिंक आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है नहीं सर। ठीक है, वो पीछे का नॉइस आ रहा था, कोई बात नहीं। देखिए सॉल्यूशन 2 लीटर, शुगर 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम। अब मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर, ये सब गिवन है, तो मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितने मोल? तो मोल पर लीटर के अंदर मोल कितने हैं भाई? गिवन मास 20 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 372 ग्राम, और मल्टीप्लाई में सॉल्यूशन इन लीटर, है ना? तो सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ 1 लीटर का कोई मतलब नहीं होता है, याद रख लेना। ये तो वैसे लिखा जाता है कि पर लीटर में हम मोलैरिटी को निकालते हैं, यहाँ आप इसको मानिए सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर के अंदर सॉल्यूशन कितना है? तो यहाँ पर 2 लीटर उसने सॉल्यूशन खुद दे रखा है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया 10, तो आ गया 10 डिवाइड बाय 372, बस बात खत्म, आ गया भी आंसर। क्लियर है? ये उन्होंने दिखा भी रखा 342 आता है, 342 आता है, मैंने गलत याद रह गया भाई मुझे, हाँ ये गड़बड़ है, कैलकुलेट कर लिया करो आप लोग भी। 342 है इसका मोलर मास, मैंने 372 ले लिया, 342। ठीक है, कुछ गड़बड़ रह जाती है कई बार। 342, हाँ बेटा क्लियर है सबको? ये समझ में आया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन सोल्व, 11th क्वेश्चन नंबर सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन नंबर। तो इन्होंने यही किया, देखो 20 डिवाइड बाय 342 और 2 लीटर डाल दिया, और सीधा ये मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन आ गई। कंसंट्रेशन जब भी वर्ड लिखा हो मतलब मोल पर लीटर ही पूछ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इफ द मैथेनॉल की डेंसिटी दे रखी इसने इतना केजी पर लीटर, मैथेनॉल मिथेन के साथ OH CH3OH, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर इट्स इतना मोलर सॉल्यूशन। तो देखो इसने बोला है सॉल्यूशन टोटल दिया है इसने 2.5 लीटर अपने को सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, और मोलैरिटी दे रखी है उस सॉल्यूशन की, गिवन है, वो M लगा हुआ है ना, तो M का मतलब ये मोलैरिटी है 0.25 मोल। किसके मोल होंगे ये? CH3OH के, ठीक है, मैथेनॉल के मोल पर लीटर, पर लीटर में क्या होगा? सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन 1 लीटर, यानी कि सॉल्यूशन होगा यहाँ पर नीचे 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल घुले हुए हैं, ये इसने मोलैरिटी दी है, तो मोलैरिटी तो नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, तो वो तो डिफॉल्ट में है, ठीक है। तो ये चीज इसने दी है, और वो बोल रहा है अपने को 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, और 2.5 लीटर में इसका वॉल्यूम निकालना है, मोल भी नहीं निकालने पर पहले मोल निकाल लेते हैं। तो देखो क्या होगा, हमें जो गिवन डाटा है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स हैं, ठीक है, CH3OH के मोल कितने हैं इसने दिया है 0.25, ठीक है, इतने मोल हैं भाई, ठीक है। 1 लीटर में 2.5 लीटर सॉल्यूशन तैयार करना, तो 2.5 लीटर इसी मोलैरिटी का होना चाहिए, कंसंट्रेशन यही रहनी चाहिए सॉल्यूशन की, तो सीधा 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात समझ में आ गई सबको? यस गाइस, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा, 2 और 1 3 जीरो के बाद 625 मोल। तो ये आगे अपने पास मोल, किसके मोल आए? 2.5 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स जो हैं CH3OH के मोल कितने हैं? 0.625, ये हमने निकाल लिया, इतने मोल हैं, ठीक है, 0.625 मोल आगे। चलो जी बात खत्म हुई। अब आगे क्या? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? व्हाट इज द इट्स वॉल्यूम नीडेड टू, अब ये बोल रहा है इतने मोलैरिटी का वॉल्यूम निकालना है इसका, हमने मोल निकाले लेकिन वॉल्यूम निकालना है, तो मोल से ग्राम निकालिए पहले, ग्राम से फिर वॉल्यूम निकलेगा। तो मोल तो हमें पता है, ग्राम कैसे निकलेंगे? CH3 का मोलर मास निकालिए, CH3OH का क्या निकलेगा? कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन टोटल 4 लगे हुए हैं, ऑक्सीजन 1 है, 16 4 20 32, 32 ग्राम पर मोल। एक मोल में 32 ग्राम होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं 1 मोल CH3OH कंटेन्स कितने? 32 ग्राम। और कितने मोल अपने पास? 0.625 मोल है। यस, यही निकाला था ना हमने, 2.5 लीटर में तो इतना मोल होगा, तो भाई इसको सीधा 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 इंटू 6.625, ये आ गए अपने पास ग्राम। इतने ग्राम अपने पास क्या आ गया? एथेनॉल।
अब ग्राम आया, हमें तो वॉल्यूम निकालना था, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो देखो उसने केजी पर लीटर से क्या दिया है, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी से लीटर से ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो केजी में है डेंसिटी, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 793 आएगा ग्राम पर लीटर। तो ये एक्चुअल में 793 ग्राम पर लीटर आएगी क्या, डेंसिटी। ये समझ में आ गया भाई, ये डेंसिटी दे रखी है, यानी हमारे पास इतने ग्राम है, इतने ग्राम में कितने लीटर होंगे यही तो निकालना है, क्योंकि लीटर में उसने वॉल्यूम पूछा था। तो मुझे पता है 793 ग्राम में कितने लीटर होते हैं, 1 लीटर होता है एथेनॉल CH3OH। 1 ग्राम में कितना होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये लीटर आएगा, याद रख लेना। और कितने ग्राम है अपने पास, 32 मल्टीप्लाई में 0.625, इतने ग्राम में कितने लीटर होंगे, तो 1 डिवाइड बाय 793 मल्टीप्लाई में 32 गुणा में 0.625, दैट्स इट। समझ में आ गया भाई। तो ये अपने पास आ जाएंगे लीटर। तो इतने लीटर रिक्वायर्ड होगा 2.5 लीटर के अंदर, 2.5 लीटर टोटल सॉल्यूशन में इतने लीटर आएगा वो, ठीक है, जिसके मोल भी निकाल लिए, लीटर भी निकाल लिए, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा सबको ये। और ये लीटर निकलेंगे, ये ml में निकाल रखा है हमने, लीटर में आंसर निकाला, इसने ml में निकाल रखा है, लीटर से बाद में ml निकाल सकते हो, देखो लीटर भी निकाल रखे हैं इसने, ये रहे लीटर, ठीक है। तो आंसर्स आपके सामने गिवन है, डोंट वरी। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर is determine the force per unit area, the surface of the SI unit of pressure Pascal is shown as if the mass। देखो भाई सारे क्वेश्चन में कुछ भी पढ़ने के लायक नहीं है, क्वेश्चन के अंदर जो काम की चीज है वो सीधा मैं आपको बता देता हूँ क्या काम की चीज है। देखिए जरा 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये वाली लाइन है पढ़ने के लायक, ऊपर वाला पार्ट आप पढ़ सकते हो, कंफ्यूज हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, उसमें कोई आनी जानी है नहीं। ये बोल रहा है पास्कल के अंदर ना, वो बताओ प्रेशर इन पास्कल निकालना है, किसका प्रेशर निकालना है, इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको लिख लो बस, और कुछ नहीं करना। तो मास ऑफ एयर दे रखा है, मास कितना है भाई एयर का, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर में। 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर इतना सा होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस एरिया के अंदर जो एयर का मास है, अब इस एरिया में हवा तो ऊपर तक ना, हाइट आपके सिर में, आपके सिर के ऊपर सोचिए जरा, आपके सिर के ऊपर 1 सेंटीमीटर का एरिया जो है उसके ऊपर हवा कितनी है, 1 किलो हवा है, 1 किलो लगभग, 1034 ग्राम है ना, 1 किलो। तो आपके सिर का टोटल एरिया मेजर कर लीजिएगा और फिर सोचिएगा एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर डाल रहा है। समझ में आ गया भाई, आपके सिर का एरिया कितना निकलेगा, हमारे सिर का एरिया मतलब 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 गुना 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 किलो वजन है, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर का 150 किलो वजन पड़ रहा है, कुछ ऐसा ही प्रेशर पड़ रहा है हवा का, यही तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। समझ गए। अब हम यानी 100 किलो वजन तो हम उठा के रखे हुए हैं, लेकिन हमें महसूस ही नहीं होता, हमारी बॉडी बहुत ताकतवर होगी ना अभी। अब 100 किलो की बोरी और उठा लो तो आपने तो डबल कर दिया ना प्रेशर, अब डबल प्रेशर हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया क्या कह रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसने बोल दिया। वो कह रहा है प्रेशर कैलकुलेट करो, भाई प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सीधी सी बात, सारे एसआई यूनिट होने चाहिए, क्योंकि इसने पास्कल में कहा है, तो पास्कल का मतलब पास्कल प्रेशर का एसआई यूनिट होता है, तो पहले पास्कल मतलब एसआई यूनिट में सब चीजें एसआई यूनिट में लेनी है। तो फोर्स, अब देखो जरा, फोर्स को क्या लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय एरिया। तो देखो भाई, तो प्रेशर क्या आ गया, मास कितना है, मास केजी में होना चाहिए, 1.034 लिख सकता हूं केजी, क्योंकि एसआई यूनिट केजी होता है। और एक्सेलरेशन बताओ कितनी है, पता है एक्सेलरेशन, एरिया उसने दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, बट मुझे तो मीटर स्क्वायर में एरिया चाहिए, क्योंकि एसआई यूनिट तो मीटर होता है लेंथ का। तो कैसे निकालें, इसको थोड़ा ध्यान से करना। देखो जरा, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, यस, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ,
ऐसे निकलेगा। स्क्वायर निकालना है तो क्यूब करना है, तो क्यूब निकालना है तो क्यूब करना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर एक्चुअल में होते हैं 10⁻⁴ कर दूं या 2 बार 0, ठीक है ऐसा कर देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं मेरे को ये निकालना है। तो मेरे पास यहाँ एक लाइन आ गई, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होता है 1 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर मेरे पास मीटर स्क्वायर आ गए 1/10,000। तो यहां मैं एरिया लगा दूं 1/10,000, 10,000 चला जाएगा ऊपर, और मल्टीप्लाई में इसके क्या था। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या लगाओगे? एक्सेलरेशन नहीं है अपने पास। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाओ। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी लगती है, ये एक्सेलरेशन लग गई, और ये टोटल बन गया पास्कल, क्योंकि हमने सारे यूनिट क्या लगाए हैं? एसआई यूनिट लगाए हैं, तो अपने आप प्रेशर आएगा पास्कल में। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है इसमें? समझ में आया क्या था? बस आपको 9.8 मीटर जो है वो नई चीज है, ये फिजिक्स से रिलेट करता है ये फॉर्मूला। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, वैसे 9th क्लास में ये आ चुका है। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अगर 9th क्लास में नहीं पढ़ा या याद नहीं है तो अभी याद कर लो, +1 में फिजिक्स में भी आएगा, तब भी वहां याद हो जाएगा, ठीक है। बट न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तभी ऐसे नए नए फॉर्मूले, 1-2 क्वेश्चन ऐसे नए आते हैं जो लीग से हटके होते हैं। यहाँ मोल वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बताओ यहाँ पे कोई मोल है? मोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, ऐसी फालतू में इधर उधर से दे रखा है। हाँ अंशिका बेटा बोलो, क्वेश्चन आपका क्या है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम निकालते हैं 9.8, लेकिन कई टर्म्स में हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते, तो ऐसा क्यों करते हैं? हाँ देखो, वो डिपेंड करता है कि आपको किस जगह के लिए होल नंबर में वैल्यू चाहिए, आपको 0.2 से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। इसको एग्जाम्पल सिंपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप आलू खरीदने गए हैं, ठीक है, बाजार में आलू हैं 30 रुपए किलो। आपने आलू ले लिए 5 किलो, 150 रुपए के हो गए, ठीक है, क्लियर है। अब आलू वाला अगर आपको उसका एक आलू निकाल लेता है तो वो 5 किलो से वजन थोड़ा कम हो जाता है। अगर डाल देता है तो मान लो 5 किलो से 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है, तो वो 150 रुपए में 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा दे सकता है आपको। आलू एक एक्स्ट्रा दे देगा 100 ग्राम का। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, तो यानी 100 ग्राम आप एक्स्ट्रा आलू लेके घर आ गए। अब बात करते हैं, आप सुनार के पास जाते हैं, गोल्ड स्मिथ, सुनार, ठीक है, सोने का काम करते हैं जो, उसके पास गए और उससे आपने क्या कह रहे हो बेटा? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, दोबारा बोलिए। कुछ नहीं सर, गलती से हो गया। ठीक है, तो देखिए, मतलब आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं और वहां पर आप 10 ग्राम सोना लेते हैं। 10 ग्राम सोने को बोलते हैं 1 तोला। 1 तोले में 10 ग्राम होता है, ठीक है। तो आपने 1 तोला सोना खरीद लिया, तो अगर क्या वो आपको 11 ग्राम दे देगा सोना? 1 ग्राम 6,000 रुपए का है। आलू तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिए भाई साहब ने, 100 ग्राम एक्स्ट्रा, 10 तोले एक्स्ट्रा दे दिया, लेकिन सोना 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं देगा वो। क्यों? 6,000 रुपए तो तोला है, 6,000 रुपए ग्राम है बेटा। 10 तोला तो 60,000 रुपए का है। 1 तोला, 1 तोले में 10 ग्राम, 10 ग्राम मतलब 60,000 रुपए ग्राम का तोला है। 10 ग्राम सोने की वैल्यू 60,000 रुपए, तो 1 ग्राम की वैल्यू 6,000 रुपए हो गई। तो क्या वो आपको 1 ग्राम एक्स्ट्रा दे देगा सुनार? उसके लिए 1 ग्राम के बहुत मायने हैं, इसलिए वो 1 ग्राम एक्स्ट्रा नहीं देगा, जबकि आलू वाला आपको 100 ग्राम एक्स्ट्रा दे सकता है। तो ये अब आपको डिपेंड करता है कि जब आपको कैलकुलेशन ब्रॉड लेवल पर करनी है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कैलकुलेशन माइनर लेवल पर करनी है और माइनर सा डिफरेंस निकालना है तो फिर 9.8 ही लो, 10 मत करो उसे। यस, क्लियर है? सर अगर एग्जाम में 10 लीजिए तो उसको कुछ वो तो नहीं अगर होगा? एग्जाम में 10 दे रखी है 10 यूज करो, 9.8 दे रखी है 9.8 यूज करो। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे रखा है और कुछ नहीं वैल्यू दी हुई तो आप अपने हिसाब से सोचो। आप यहाँ पे प्रेशर निकाल रहे हो एयर का, एयर के प्रेशर के लिए 9.8 और 10 में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मास निकाल के और उसका प्रेशर निकाल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, उसमें आप पॉइंटों की गड़बड़ करोगे तो बड़े लेवल की गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वहां एग्जैक्ट करो। अगर आप बहुत बड़े एरिया का प्रेशर निकाल रहे हो, मान लो कि 10 किलोमीटर
स्क्वायर का एरिया है आपके पास और उसका प्रेशर निकाल रहे हो, फिर 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया का प्रेशर वैसे ही ज्यादा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स को तब आपको और बेटरली ये चीजें अंडरस्टूड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। 14th क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? मास का एसआई यूनिट क्या होता है भाई? केजी। जी। हाउ इट इज डिफाइंड? तो मास कैसे डिफाइंड होता है? तो पेरिस के अंदर हमने एक ना प्रोटोटाइप रख रखा है, एक चौरस प्लेटिनम का बॉक्स रख रखा है। प्लेटिनम, प्लेटिनम जो गोल्ड से भी महंगा होता है, एक चौरस रख रखा है, एक मास का टुकड़ा, और इसी मास के टुकड़े को हमने मान लिया कि ये 1 kg है। हमने मान लिया, इसको रेफरेंस लेके सभी देश इसी को रेफरेंस लेके, और फिर वो क्या करते हैं, इसको रेफरेंस लेके सभी देश कैलकुलेट करते हैं कि 1 किलो कितना होता है, इससे कंपेयर करके 1 किलो का अमाउंट लेते हैं। तो ये पेरिस में रखा हुआ है। 1 मीटर की जो लेंथ है वो भी पेरिस में रखी हुई है, और वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रखी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्लेटिनम का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और जब सर्दियां होती हैं तो टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा घट जाता है। तो हमने उसको जितनी भी लंबी लेंथ ले रखी है वो वहां प्लेटिनम की रोड की, उसको 0 डिग्री पर रखा, ना वो बढ़ सकता टेम्परेचर ना घटेगा, और उसी से मेजर करके पूरी दुनिया में 1 मीटर को डिफाइन किया जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? पेरिस में रखे हुए ये सारे सिस्टम हाई लेवल की सिक्योरिटी में। अब कहेंगे सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये प्लेटिनम है, कोई उठा के चोर ले जाएगा। दूसरी बात, दुनिया में ना जो कहते हैं कि नॉर्मल लोग होते हैं, बिल्कुल ठीक है, फिर कुछ लोग बहुत शरीफ होते हैं, कुछ लोग बहुत उत्पाती लेवल के होते हैं, रेडिकल टाइप, उनको दुनिया को खराब करने से मतलब है। तो वो 1 किलो ये उठा के ले गए प्लेटिनम, बाद में हम देखते रह जाएंगे कि प्लेटिनम कहाँ गया। और इसका जितना मास है, इसके बराबर का मास कहाँ से लाएं? किससे कंपेयर करेंगे कि इसी के बराबर का हो? हम कहेंगे हमारे घर पे 1 किलो का बाट है, उससे कंपेयर कर लो सर 1 किलो के वेट से। हमारे घर वाले में पॉइंटों में भी अगर कम ज्यादा हुआ तो वो वेट सही नहीं आएगा, इसलिए इसको सिक्योरिटी एरिया में रखा है कि कोई रेडिकल टाइप का पर्सन इसको उठा के ले गया, चोरी करके ले गया, बेच डाला तो उसका कुछ नहीं आ जाएगा, लेकिन हमारा नुकसान हो जाएगा। पूरी दुनिया में मेजरमेंट का स्केल बदल जाएगा, पूरी दुनिया में, क्योंकि सारी दुनिया ने, सारे दुनिया के साइंटिस्टों ने इसको एक डिफॉल्ट स्केल मान लिया है, सभी यहीं से चलते हैं। तो इस तरह से एसआई यूनिट डिफाइन किए जाते हैं। और क्या बोलते हैं, 1 मीटर के लिए वो जो एक लेंथ रखी हुई है ना। अब एक और चीज सुनिए, 1 सेकंड के लिए कैसे मेजर करते हैं 1 सेकंड को? ठीक है, तो एक तो देखो भाई, एक आइसोटोप है, ठीक है, बैरियम का है शायद, मुझे अब याद नहीं है, उसका एक आइसोटोप है, उसके एक कितने पीरियड्स में वो अपने आप उसमें से रेडिएशन निकलती रहती है, तो उस टाइम से 1 सेकंड मेजर किया जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और चीज थी जिससे ऐसा यूनिट को मेजर किया था, दोनों से मेजर किया जा सकता है। वो क्या कहता है कि लाइट जो है वो 2,99,000 समथिंग 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 मीटर चलती है 1 सेकंड में। तो लाइट को 2,99,000 मीटर समथिंग, 99,000 समथिंग समथिंग मीटर चलने में जितना समय लगता है, उस समय को 1 सेकंड माना गया है। क्लियर है? ऐसे करके सेकंड को डिफाइन किया गया। तो ऐसा यूनिट्स को इस तरह से अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। इसकी एक टेबल आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, 7 तरह के ऐसा यूनिट होते हैं, किसका क्या यूनिट है, कैसे है। लेकिन हाँ, केजी होता है मास का, और ग्राम नहीं होता, याद रखना। सेकंड होता है टाइम का, मीटर होता है लेंथ का। ये तीनों तो आपको याद रखने ही है, और इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Okay. क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखो ये क्वेश्चंस, जैसे मैंने बोला कि मैंने ऐसा यूनिट्स तो बताए ही नहीं आपको जब थ्योरी करवा रहे थे, जरूरत ही नहीं थी बेटा बताने की। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको जानने हैं, जैसे ये क्वेश्चंस करोगे अपने आप आ जाते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, दीज आर नॉट द बिग थिंग्स, लेकिन जो मेन चीज है, मूल कॉन्सेप्ट, वो हम कर चुके हैं, है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस। मैच का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ इन्होंने माइक्रो दे रखा है, बस आपको ये याद रखना, माइक्रो में 10⁻⁻6 होते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, ये माइक्रो जो याद करने आपको, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। ठीक है, माइक्रोमीटर भी हो सकता है, माइक्रोग्राम भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, मास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माइक्रो जिसके पीछे लग गया, इसका मतलब ये है। फिर एक और होता है इसी के अंदर, नैनो, नैनो के अंदर। ठीक है, चलो मैं इसको पहले इसको लिख देता हूँ, ये माइक्रो है। ठीक है, दिस इज माइक्रो, माइक्रो। अब एक होता है नैनो,
नैनो, नैनो के लिए हम लगाते हैं n और वो होता है 10⁻⁹। ठीक है, ये 4 यूनिट मैं आपको यहाँ लिखने वाला हूँ और यही चारों क्या होते हैं केमिस्ट्री में यूज होते हैं। ये 4 ही यूज होते हैं, बाकी किसी का यूज नहीं होता। नैनो आ गया, माइक्रो आ गया, एक और होता है पीको। पीको होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 10⁻⁻10। क्लियर है भाई? -12 होता है, सॉरी, 10⁻⁻12। ये समझ में आ रहा है सबको? 6, 9, 12। और एक और यूनिट होता है केमिस्ट्री में इसके अलावा, एक और कौन सा रह गया भाई, याद है किसी को? माइक्रो, नैनो, पिको, एक और होता है। 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम होता है। एंगस्ट्रोम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अब याद रखना, मैंने किसी के आगे भी मीटर या सेंटीमीटर या फिर ग्राम नहीं लगाया, लेकिन इसके पीछे लगा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? तो ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए मेजर होता है, फेम्टो वेम्टो को यूज करने की जरूरत नहीं करेंगे, ठीक है। एंगस्ट्रॉम बेटा ए नोट होता है, 10⁻⁻10 होते हैं उसके अंदर मीटर। ये लेंथ के लिए यूज होता है, ये ओनली लेंथ के लिए यूज होता है, याद रख लेना, ओनली लेंथ के लिए यूज होता है। यूज्ड फॉर लेंथ। जी, ये लेंथ के लिए यूज होता है, यूज फॉर लेंथ ओनली। इसको आप ग्राम के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी माइक्रो को माइक्रोग्राम यूज कर सकते हो, माइक्रोमीटर यूज कर सकते हो, नैनोग्राम यूज कर सकते हो, नैनोमीटर यूज कर सकते हो, पिकोग्राम यूज कर सकते हो, पिकोमीटर यूज कर सकते हो। ग्राम मीटर किसी भी यूनिट में यूज करो, पिको सेकंड भी यूज कर सकते हो, नैनो सेकंड भी यूज कर सकते हो, माइक्रो सेकंड भी यूज कर सकते हो, पर एंगस्ट्रॉन सिर्फ मीटर के लिए यूज होगा। क्लियर है ये सबको? ये 4 यूनिट है, ये फेम्टो वेम्टो मेगा वेगा डेका, कोई याद, डेका वैसे 10 होता है, इसको याद कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, ये याद होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, 9 10th में भी आता है डेका। उसके अलावा किसी भी यूनिट को, केमिस्ट्री में कोई यूनिट यूज नहीं होता, ये 4 यूनिट यूज होते हैं। फिजिक्स में यूज होते होंगे, अब वहां यूज कर सकते हैं, वहां याद कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ये 4 होते हैं। एमएससी तक टीच करने के बाद मुझे आज तक इन चारों यूनिट के बाहर केमिस्ट्री में ये फेम्टो मेगा गीगा ये यूज होते कभी नहीं दिखे, कभी मैंने यूज नहीं किए, पढ़ाते टाइम भी नहीं, पढ़ते टाइम भी नहीं, कभी यूज नहीं हुए, है ना। तो यानी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इन चारों के अलावा केमिस्ट्री में कुछ यूज होता ही नहीं है। तो ये चारों याद कर लो, इधर वाले यूनिट देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी इन्होंने बोला है कि मैच द फॉलोइंग, तो ये वाला क्वेश्चन आया है, तो आपको क्वेश्चन तो जरूर करना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लिए, बट याद एवर फॉर एवर ये रहने चाहिए। तो डेका में होते हैं 10, मेगा में होता है 10⁻6, पॉजिटिव वाला 6 है, गीगा में 10⁻9 पॉजिटिव वाला, फेम्टो में 10⁻−15 है, नेगेटिव वाला है ये। तो माइक्रो और फेम्टो यहाँ नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये मैच कर सकते हैं अब आप कॉलम को, तो पढ़िए, याद कीजिए, लिख के देखिए, बट फॉरएवर याद ये वाले चारों रहने चाहिए, याद रह जाएंगे भाई। यस सर। यस ठीक, सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। ये मैंने नहीं करवाया था, सिग्निफिकेंट फिगर थ्योरी में नहीं हुआ ना, बहुत सिंपल सी चीज है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है बेटा कि जैसे मैं सिंपल करके बताऊं, जैसे आपको मान लीजिए आपने 5 किलोग्राम क्या लिए, आलू, लेकिन वो 5.50000001 kg है, तो क्या इस ये आपके लिए मायने रखता है, या सब्जी वाले के लिए ये 1 मायने रखता है? 5 जीरो के बाद में छठा डिजिट है, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं नो है, सर। नहीं है। लेकिन इसी सब्जी वाले के लिए अब देखो जरा, 5.1 सिर्फ उसका कांटा यहां तक मेजर करता है, यहां तक 5.1, यानी एक ही पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को मेजर कर पाता है उसका जो वेइंग मशीन है, इतना ही मेजर कर पाती है। तो क्या ये इसके लिए मायने रखता है? बिल्कुल रखता है। क्यों? हो सकता है उसका कांटा तो दिखा रहा हो 5.1, बट एक्चुअल में वो 5.199 हुआ तो उसके 200 ग्राम आलू चले गए। 1.199 ग्राम हुआ तो 1 किलो 200 ग्राम आलू गए बेचारे के। तो यानी कि आलू बेचने वाले के लिए कम से कम 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये वाले पीछे 3 वाले होने चाहिए ना, तब उसके आलू खराब नहीं जाएंगे। मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर उसके जीरो आ गया, देखो 5.000, इसके बाद भले ही 9 आता हो, तो क्या कोई फर्क पड़ता है इसको इस 9 से? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब उसका मैटर पूरा 5 kg है। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर।
तो सीधी सी बात ये है कि किसी किलोग्राम में मेजर करने वाले बंदे के लिए ग्राम में मटेरियल जाए, वो 1.99 हो जाए, उसको दिखे 5.1, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको 3 डिजिट तक वैल्यूज चाहिए। इसी को बोलते हैं, उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। किसी और के लिए वो 1 हो सकता है, किसी और के लिए वो 0.56 हो सकते हैं। सुनार के लिए, गोल्ड स्मिथ के लिए तो 0.00000 होना चाहिए, 6-7 यूनिट होने चाहिए 0 तक, ताकि उसका एक भी 0.1 ग्राम भी खराब ना जाए। 0.1 ग्राम, 1 ग्राम कितने का है उसका? 6000 का। 0.1 ग्राम कितने का है? 600 का। 0.1 ग्राम भी अगर खराब हो गए तो 600 रुपए गए, उसका तो सत्यानाश हो जाएगा बेचारे का ऐसे, है ना। तो इसलिए उसको तो भाई 6 यूनिट्स में 0 चाहिए। ये होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो कैसे मेजर होते हैं, अब इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, छोटे मोटे रूल्स हैं, ये अब आपको पता लग गया होगा। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा, मान लीजिए किसी आदमी के पास में, जैसे आप लोगों को एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्लास में, मुझे छोड़कर यहाँ पर 8 बच्चे हैं क्लास में, आप लोग 8 स्टूडेंट हैं, तो क्या मैं इसका कोई सिग्निफिकेंट लिख सकता हूं कि आप लोग 8.001 है? इज दिस राइट? क्या ये सही है? बोलिए जरा। यस? नो सर। नहीं है ना, आप तो पूरे 8 ही रहेंगे। 0.00 कितने भी 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरे 8 ही रहने वाले हैं। ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक ये 0 ही रहेगा। तो एग्जैक्ट नंबर में, पॉइंटों में कभी चीजें होती नहीं है। तो पॉइंटों में किस में होती है? मास में होती हैं। एग्जैक्ट नंबर कभी पॉइंटों में नहीं हो सकता। आपके पास 5 बुक्स हैं, आपके पास 4 पेन हैं, आपके पास में एक फोन है, एक फोन मतलब एक ही फोन, वो 1.00001 फोन थोड़ा हो सकता है। वन तो वन ही रहेगा। जब अमाउंट मेजर करते हैं तो वो हमेशा उतना रहता है। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये दो चीजें करने के बाद अब हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स कर सकते हैं। तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स किस लिए होते हैं? कि किस बंदे को कितने अमाउंट में पॉइंट चाहिए हैं, उसके लिए कितने जरूरी हैं, कितने नहीं है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो वो सबके रूल्स कुछ बना रखे हैं, तो वो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने दे रखा ना, ये एग्जाम्पल देखिए, 3.015 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सारे डिजिट जोड़ दिए इसने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इतना याद कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाएंगे, जहां पर फिर से 1 2 3 रूल्स वाला, जैसे 18 क्वेश्चन है उसके अंदर रूल्स आएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा जब। तो उससे पहले 17th क्वेश्चन नंबर करते हैं। 17th, a sample of drinking water found to be severely contaminated with the chloroform CHCl3, suppose that the carcinogenic in nature, the level of the contamination was 15 ppm by mass। ठीक है भाई, तो ये वाले यूनिट सभी ने, अगर किसी ने ये वाले यूनिट्स अपनी नोटबुक पे लिख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिए। 4 ही यूनिट केमिस्ट्री में यूज होते हैं। मैं इसको अब रब करने वाला हूँ, कर दूं रब क्या? बताइए बेटा, इज दिस नोटेड बाय यस एवरीवन? सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो चलिए अब इसको जरा खत्म करते हैं और हम 17th नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो ड्रिंकिंग पानी के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर वो कह रहा है कंटेमिनेशन हो गया। कंटेमिनेशन का मतलब कुछ, कोई चीज घुल गई, गलत वाली चीज, खराब चीज, सीवरली, बुरी तरह से वो खराब हो गया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म उसके अंदर मिक्स हो गया। अब क्लोरोफॉर्म क्या खराब कर देता पानी को? बिल्कुल। क्लोरोफॉर्म ये वही वाला है जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो कपड़ा ऐसे करके ऐसे सुंघाते हैं और हीरोइन बेहोश, देखा ना? वो बिल्कुल गलत है, 100% गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लोरोफॉर्म से किसी को बेहोश करने के लिए कम से कम 10 मिनट तक 3-4 आदमी लगते हैं एक आदमी को पकड़ने के लिए। कोई लात पकड़ेगा, कोई हाथ पकड़ेगा, कोई सिर पकड़ेगा, और उसके बाद में उसका, उसके ऊपर कपड़ा सुंघाते हैं। 10 मिनट तक उसको सुंघाना पड़ता है, 5 से 10 मिनट, तब जाके वो बेहोश होता है। और जब वो उसको सुंघाते हैं तो क्लोरोफॉर्म से बहुत गंदी वाली स्मेल आती है, मतलब इरिटेटिंग स्मेल। आदमी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, उसकी डबल पावर हो जाती है। वो दूसरे पर्सन को पकड़ के मार सकता है वो। तो एक आदमी, मैं मान लो एक हाथ से तो उसको सुंघा रहा हूँ, और उसके तो दोनों हाथ खाली हैं, वो तो मेरे को निचोड़ देगा, फाड़ देगा, समझ रहे हो? तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक आदमी दूसरे आदमी को बेहोश कर सके। बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो वो एक अलग बात है कि अंडरटेकर को ले आओ आप और मेरे साथ कहो कि सर ये आपको बेहोश कर देगा, तो भाई मैं भाग जाऊंगा ना, अंडरटेकर से भागा नहीं जाएगा। समझ रहे हो? सबके पास अपनी एबिलिटी होती है, याद रख लेना। ठीक है, तो वैसा कुछ, तो यहाँ पर भी इससे आसानी से आप किसी को बेहोश नहीं कर सकते बेटा, ये समझ में आ गया होगा। पहले, आज से 50-60 साल पहले इसी से बेहोश करते थे मरीजों को। तो वहां पर 3-4 जो नर्स होते हैं ना, मेल नर्स
हॉस्पिटल में, वो बंदे को पकड़ते थे। अगर कोई लेडी है तो फीमेल नर्स उस लेडी को पकड़ती थी, उसके हाथ पैर दबा के रखती थी, उसको बांध देते थे रस्सियों से, उसके बाद क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे, क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग होता है। समझ में आया? तो वो बर्दाश्त नहीं होता बंदों को। ये बात क्लियर है सबको? व्हाट इज क्लोरोफॉर्म? यस सर। है ना? फिल्मों के चक्कर में मत जाना, बहुत कुछ फिल्मों में तो बिल्कुल 0 लेवल का आईक्यू होता है, उनमें कुछ नहीं होता सच। ठीक है, अब आगे देखिए। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, तो ये कार्सिनोजेनिक होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के वेपर अगर आप सूंघते रहते हो ना, जिस लैब में क्लोरोफॉर्म रखा हो और उसका ढक्कन खुला हो, तो उसके वेपर्स आपकी बॉडी में जाते रहते हैं, तो उसकी स्मेल भी इरिटेटिंग होती है, हल्की हल्की, लेकिन वो कम अमाउंट में जाए, रोज आपको वहीं बैठना हो, तो क्या होगा? लीवर का कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, इस तरह की चीजें, K2Cr2O7, ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होती हैं, कैंसर फैलाती हैं। क्लोरोफॉर्म इसका लीवर का कैंसर फैलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा? यस क्लियर है? सर। तो ये कंटेमिनेशन हो गया, पानी हो गया अपना खराब। अब यहाँ से ये चीज ध्यान रखिएगा, ड्रिंकिंग पानी खराब हो गया, सीवरली का मतलब बैडली, बहुत बुरी तरह से इसमें कंटेमिनेशन हो गया। कितना कंटेमिनेशन हो गया? लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज, तो यहाँ पर लेवल देखो, बाय मास दे रखा है, तो इसके पीपीएम दे रखे हैं भाई, पीपीएम बाय मास। तो वो कह रहा है 15 पीपीएम है बाय मास, यानी कि अब 15 पीपीएम बाय मास का मीनिंग निकाल ले हम, क्या होता है? तो इसका मतलब है कि हमने जब पीपीएम निकाले थे, तो इसकी वैल्यू को 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी थी। तो अगर मैं अब इसको डिराइव कर दूं, तो बाय मास, जो मैं इसका मास रेशो निकाल लूं, मास का रेशो अगर निकलेगा, तो रेशो वो कितना निकलेगा? 10⁻6 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ये समझ में आया भी सबको? क्लियर है? सर पीपीएम में 10⁻⁻6 एटम्स होंगे। 10⁻6 एटम्स होंगे बेटा। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होगा कि इतने में, एक एटम में इतने हैं। इसको ऐसे समझो कि 15 एटम्स हैं, 10⁻6। अगर इस रेशो का, मास रेशो का मतलब देखिए ये है कि अगर पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, 15 पार्ट्स हैं 1 मिलियन में, पर मिलियन इसके नीचे 10⁻6 लगा हुआ है, मैंने इसी को डिफाइन किया, यानी कि 15 क्लोरोफॉर्म के एटम्स लगा लो। CHCl3 क्लोरोफॉर्म के एटम्स हैं 15। कितने एटम्स में? टोटल वाटर मान लो 10⁻6 है, वाटर है ये, 10⁻6 में इतने क्लोरोफॉर्म के एटम है। इसका मतलब ये है पीपीएम, पार्ट्स पर, पार्ट्स 15 पार्ट्स पर मिलियन पर 10⁻6। ये मीनिंग ये हो गया इसका पीपीएम। ठीक है, मास रेशो कह लो भले उसको, कि वो मास का रेशो कितना बनेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इतने हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि 10⁻6 में 15 CHCl3 हैं। अब मैं अगर इसका परसेंट निकालना चाहूं तो, ठीक है, तो वो कह रहा है लेवल ऑफ कंटामिनेशन बाय मास एक्सप्रेस इन द परसेंट मास, परसेंट मास में निकालना है। 100 में कितने होंगे? तो देखो 10⁻6 अगर सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर क्लोरोफॉर्म कितने हैं? 15 मोलिक्यूल कह लो, ठीक है, 15 मोलिक्यूल या मोल कह लो, जो भी कह सकते हो, ठीक है। ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3, यानी इतने मोल सॉल्यूशन में 15 मोल जो है वो क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है। दैट्स द बिग नंबर 10⁻6, ठीक है। 1 में कितना होगा? 15/10⁻6। और उसने बोला है 100 में, परसेंट क्या होता है? 100 में से होता है ना, 100 में से कितने मोलिक्यूल्स हैं क्लोरोफॉर्म के, या कितने मोल हैं क्लोरोफॉर्म के, एक ही बात है। 10 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा ये? 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, मल्टीप्लाई में 100 है, 10 पावर ऊपर चली जाएगी, 10⁻⁻6 कर दूं, और मल्टीप्लाई में 100 है, 100 में 10⁻2 है, तो ओवरऑल क्या लिख सकता हूँ? 15 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻4 लिख सकता हूँ। ये समझ में आया भाई? यस सर। तो यानी इतना परसेंट आ गया, 100 में इतना है। ये क्लियर है सबको? ये हमने निकाल दिया परसेंट। अब जरा आगे देखिए, इसने 1.5 10⁻⁻3 निकाला है, मैंने 15 इंटू 10⁻⁻4 निकाला है। 15 को 1.5 में बदलोगे तो 10⁻⁻3 हो जाएगा, 4 की जगह पर, एक ही बात है, वो सही है। अब आगे देखो उसने क्या, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर। मोलैरिटी निकालनी है, मोल पर लीटर निकालने हैं। तो मैं मान लू कि 100 मोल मेरे पास वाटर है
ठीक, 100% बाय मास दिया है भाई, सॉरी बाय मास है ये, तो 100 मोल नहीं होगा, यहाँ ग्राम आएगा। ठीक है, यहाँ पर जहां मैंने मोल लिख दिया वो ग्राम आएगा, वो गलत है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम, ये ग्राम में चल रहा है ना सारा का सारा ग्राम, तो ये ग्राम। तो अब देखो ग्राम भी, परसेंट भी ग्राम में निकला, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म उसमें कितना है, 15 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁴। परसेंट हटा दिया मैंने, परसेंट का मतलब यही होता है कि 100 ग्राम में इतने ग्राम क्या है, CHCl3 है। अब मेरे को निकालनी है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी बड़ा एम, क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल मोल अपॉन में पर वॉल्यूम। लीटर, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन तो 100 ग्राम है। ठीक है भाई, और मोल कैसे निकालें, CHCl3 का मोलर मास कितना है, बता सकता है कोई मेरे को, निकाल के देख लो भाई, सोल्व करो इसे। CHCl3, कार्बन है 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, टोटल कितना आ गया, इन्होंने यहाँ सॉल्व कर रखा होगा आई थिंक, टोटल देखें 119, 119 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया टोटल 119। तो मैं लिख सकता हूं मोल क्या होता है, गिवन मास, यानी 15 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁴, ये गिवन मास था इतने ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास 119, और सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई में सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो सॉल्यूशन तो 100 ग्राम है, लीटर में कैसे बदलूं, ग्राम को लीटर में नहीं बदल सकते हैं, पानी के केस में बदल सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं नहीं बदल सकते, क्योंकि इसमें तो क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है। बट ध्यान दो, क्लोरोफॉर्म तो बहुत कम मिला हुआ है ना, 15 पार्ट्स पर मिलियन। अगर क्लोरोफॉर्म बहुत कम है तो डेफिनेट सी बात है कि मैं क्लोरोफॉर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। 100 ग्राम पूरा का पूरा सॉल्यूशन को पूरा का पूरा मास वो मान लू मैं, वाटर है। ठीक है, तो यानी कि यहां मैं इसको 100 ग्राम वाटर है तो 100 ml वाटर लिख दूं, क्योंकि ग्राम और ml बराबर होते हैं वाटर के किसमें। अब अगर इसको लीटर बनाना है तो ऊपर 1000 से, नीचे इसको 1000 से डिवाइड कर दो, या फिर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया लीटर। यस, क्लियर है बेटा, ये टोटल अब लीटर आ गया। यस यही हमारा आंसर आ गया, मोलैरिटी मोल पर लीटर। तो ऊपर ये दोनों बन गए मोल, और ये बन गया लीटर, मोल पर लीटर, दैट्स इट आंसर, ये m है। हाँ भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, एनीवन एल्स, किसी और को डाउट है कुछ, सबको क्लियर है ना क्वेश्चन बेटा। यस सर। Yes, sir. ठीक, ठीक है, तो अभी जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो आगे देखिए, आगे सिग्निफिकेंट को वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो 1.26 10⁻⁴ आएगा इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद, कैलकुलेशन खुद करनी है बाय हैंड, एक ही लेसन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दूसरे लेसन की आसान लगेगी, तीसरे की और आसान लगेगी, 3 लेसनों की कर ली तो फिर कैलकुलेशन से कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको बिना कैलकुलेटर के करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है भाई, साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि 1 to 9, 1 से 9 के बीच में कोई डिजिट हो जिसके बाद में आपको नंबर पॉइंट लगाना है। तो 1.0 या 2.0 या 3.0 ऐसे होना चाहिए। क्लियर है, कभी भी ये चीज मत लिखना कि आप 0.1 लिख रहे हो, वो गलत है, वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन कहती है इसको 0.1 को भी 1.0 लिखो, फिर यहाँ पर 10⁻⁻1 लिख दो, कोई बात नहीं, आपने पॉइंट लेफ्ट राइट किया है तो आप 10 की पावर में उसको बदल सकते हो। क्लियर है भाई, ये सबको समझ में आ गया। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, 4.8 लिखेंगे पहले क्वेश्चन को। 4.8 इंटू 10⁻³ अब 10 पावर कितना आएगा, -3 आएगा कि +3 आएगा, ये बता दो। -3, -3 आएगा, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, माइनस आता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, 2.34, आगे वाले जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। 10 पावर कितना आएगा, यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ, कितने जीरो, ये कितना, 3 और 2 5, 10⁻5, दैट्स इट। क्लियर है बेटा। Yes, sir. थर्ड देखिए अब जरा, थर्ड को 8.008, क्योंकि अब इस 8 को नहीं छोड़ सकते हैं, ये क्या आएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट 5000 को क्या लिख सकते हैं, 5.0 इंटू 10⁻3। इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो लिखा ही हुआ ऑलरेडी, इसके मल्टीप्लाई में 10⁻0 लगाएंगे, बस 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं किसी भी चीज को। क्लियर है, हो गया, साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया।
Yes, sir. बस किसी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, उसके बाद वो सेम सी चीजें हैं, और ये रेयरली कहीं काम आता है, ठीक है, बट एटलीस्ट है कहीं ना कहीं। तो ये आंसर्स दे रखे हैं, आंसर्स आप सॉल्यूशंस यहाँ से चेक कर सकते हैं। आगे देखिए, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, अब सिग्निफिकेंट फिगर वाला ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने जो बोला था कि भाई एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें सारे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कवर हो जाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन वेयर ऑल द सिग्निफिकेंट फिगर विल बी क्लियर टू यू। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो लिखा हो ना पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इसमें 0.0025 है। हमारी साइंटिफिक नोटेशन बोलती है कि हमारा जो नेचुरल नंबर है उसी से काउंटिंग शुरू होती है, उसी से लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट सिर्फ 2 ही है, इधर वाले 0 काउंट ही नहीं होते। उधर वाले सारे काउंट हो जाएंगे बट इधर वाले 0 काउंट नहीं होते, इसमें उल्टा काम है, ये आपको ध्यान रखना। और मैंने आपको बोला था साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, तो इसमें 2 ही है। ये देखो इसका आंसर 2 ही है। साइंटिफिक नोटेशन वही आलू वाला, सब्जी वाला है, सोनार है, उनको कितने पॉइंट तक उनका कैलकुलेशन चाहिए, फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करना पड़ता है, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज भी इसके अंदर घुसा रखी है, ठीक है, उसके हिसाब से साइंटिफिक नोटेशंस लिखे जाते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, यू शुड हैव टू लर्न दैट, ठीक है। तो पहला रूल इसका यही है, समझ में आ गया। अब देखो ये इसमें 3 के 3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट से पहले वाले सारे काउंट होते हैं। इसमें 4 के 4 हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिर्फ 3 ही है, क्योंकि पॉइंट से पहले वाले 0 इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं होती है, पॉइंट के बाद वाले 0 इंक्लूड होते हैं, पहले वाले नहीं होते। तो यानी ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, पहला इंपॉर्टेंट था, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, दिस इज 3 है इसमें। फिफ्थ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट के बाद वाले सारे 0 इंक्लूड होते हैं। आप कहोगे सर 500 लिखो या 500.0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है भाई। 500 का मतलब तो एग्जैक्ट नंबर है, 500, जैसे आपकी क्लास में 500 बच्चे हों, और 500.0 का मतलब 500.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कोई ये इंस्ट्रूमेंट है जो एक ही पॉइंट तक सही कैलकुलेट करता है। ये बात समझ में आ गई। तो सर इसमें फिर 4 फिगर्स लिखेंगे। यस, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर, दैट इज 4, दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसको राउंड राउंड किया ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये रूल है एक्चुअल में, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, फोर्थ वाले में, अब इसमें सारे के सारे पॉइंट से इधर उधर वाले सारे काउंट होते हैं, तो कितने हैं, ये 5 हैं, तो ये 5 है, सिंपल और साफ, ठीक है, क्लियर है। तो ये रूल्स हैं, यू शुड हैव टू लर्न ऑल, ठीक है भाई। 19वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सीख लिया तो साइंटिफिक नोटेशंस के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने आ जाएंगे। 20, ठीक है। सर बोलो। सर एक बार ये फिफ्थ वाला आप फिर से बता दो, ये 4 कैसे आ रहा है। फिफ्थ वाले में देखो मैंने कहा 500, इन्होंने लिख रखा ना 500, पॉइंट के बाद अगर एक 0 लगा दो, एक और 0, पॉइंट के बाद वाले सारे 0 काउंट होते हैं, सब कुछ काउंट होता है पॉइंट के बाद, सीधी सी बात है। तो तो सर वहां पॉइंट, पे तो केवल एक 0 है ना। हाँ, तो ये टोटल 4 हो गए, अच्छा। ठीक है। तो पॉइंट के बाद सब कुछ काउंट होता है, लेकिन पॉइंट से पहले 0 पॉइंट से पहले अगर 0 लगे हुए हैं, ठीक है, ये 1 लगा हुआ है, तो इसमें, या मान लो ये 2 लगा हुआ है, 2 लगा लेते हैं, तो ये इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये कोई काम के नहीं है। पॉइंट से पहले वाले 0 कोई काम के नहीं है, पॉइंट के बाद वाले सारे 0 काम के हैं। लेकिन अगर पॉइंट से पहले 1.00002 लगा है, तो अब ये सारे काम के हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, तो ये 4 5 6, इसमें टोटल 6 हो जाएंगे, क्लियर है। ओके सर। हाँ, यस सर। ये कुछ ऐसे चलता है, इन्हीं इसी इसलिए कह रहा हूँ ये एग्जांपल। हाँ बेटा। सर फोर्थ वाला में 0 काउंट क्यों नहीं हुआ? फोर्थ मैंने बोला पॉइंट से पहले, देखो अब फोर्थ वाला देखो क्या कहता है, ये बोल रहा है 1,26,000, पॉइंट, इसके बाद पॉइंट 0 आना चाहिए। अगर पॉइंट 0 लगा देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने पॉइंट 0 नहीं लगाया, तो इसमें पीछे वाले जीरो, पॉइंट से पहले के 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो 126 ही काउंट होगा सीधा, पॉइंट लगा ही नहीं हुआ, तो सिर्फ इसमें 3 ही काउंट हो रहे हैं। यही तो रूल है, यही कमाल की चीज है इसमें। अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ, कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, तो उसके पीछे वाले 0 किसी काम के नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे वाले 0 काम के नहीं है, अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो। अगर पॉइंट लगा है फिर वो काम के है, ठीक है। दैट इज वाई यू शुड हैव टू लर्न ऑल, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारा क्वेश्चन याद कर लो, इसी में सारे रूल आ जाते हैं बस। क्वेश्चन नंबर दोबारा बता दो, मैं नेटवर्क चला गया था। क्वेश्चन नंबर 19 दोबारा बताऊं तो देखो 19 में बेटा, चलो ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए आप। देखो साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं, पॉइंट से पहले वाले 0 इंक्लूडेड नहीं होते, इसमें सिर्फ 2 ही अक्षर हैं, तो ये 2 ही माने जाएंगे, ठीक है, ओनली 2। नेक्स्ट देखो, अगर पॉइंट नहीं है तो जितने भी डिजिट्स हैं जिनके आगे पीछे नेचुरल नंबर होना चाहिए,
फर्स्ट और लास्ट नेचुरल नंबर है तो सारे काउंट होंगे, 3 के 3 काउंट होंगे। यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट नेचुरल नंबर है, पॉइंट नहीं है, 4 के 4 काउंट होंगे। यहाँ देखो अगर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट 0 है ना, तो ये तो काउंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि इससे पहले वाले 0 जो है वो काउंट ही नहीं होंगे, यानी ये वाले 0 काउंट नहीं होंगे, इसमें सिर्फ 3 ही लगेंगे। फोर्थ वाले में सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। आपको अगर कंफ्यूजन है, सीधा ये रूल याद रखिएगा कि पॉइंट अगर नहीं लगा है तो उससे उसके बाद यानी किसी नंबर के बाद वाले जितने भी 0 हैं, और इन 0 के बाद भी कोई सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर आप इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं रखने वाले। हालांकि हम कहते हैं कि हमारे रूल्स के उल्टा जाता है, हम कहते हैं कि अगर 0 पीछे लगा किसी नंबर के तो उसकी वैल्यू होती है, आगे लगा तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ कह रहा है भाई साहब कि आगे वालों की वैल्यू नहीं है, पीछे वालों की वैल्यू भी नहीं है, बात ही खत्म। आगे पीछे किसी की वैल्यू नहीं है, जो बीच में आते हैं उनकी वैल्यू। यहाँ देखो पॉइंट लग गया ना, पॉइंट लग गया तब पीछे वाले जीरोस की वैल्यू भी काउंट होगी। तो यहाँ 4 है टोटल, 500 है और एक 0 ये रहा, टोटल 4 काउंट करेगा। तब ये पॉइंट लग गया तो काउंट करेगा। और इसमें तो फिर आगे पीछे सारे सब नंबर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सारे नंबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है पॉइंटों के आगे पीछे। अगर पॉइंटों के आगे 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर पॉइंट है ही नहीं और पीछे 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और अगर पॉइंट है तो आगे पीछे कुछ भी हो दोनों की वैल्यू है। पॉइंट लगा हुआ है तो दोनों तरफ वैल्यू है, पॉइंट नहीं है तो ना आगे वाले 0 की वैल्यू ना पीछे वाले 0 की वैल्यू। पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा है तो सबकी वैल्यू। दैट्स इट। क्लियर है भाई? यस Yes, बेटा, sir. यस सर। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वैसे तो आपको आता होगा, ये आसान लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो इसने क्या कहा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर 34.216 है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकाले तो 334.2 इतने ही निकलेंगे। पीछे वाले हमें राउंड ऑफ करने हैं। 16 को सीधा हटा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। ये आ गया सीधा सीधा 34.2। क्लियर है पहला सम? ठीक है। Yes, sir. सेकंड देखिए अब जरा। सेकंड कह रहा है 10.4107। 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, 10.4 खत्म। इसके बाद 107 है। 7 को छोड़ रहा हूं तो इधर लग जाएगा 1, ये 7 0 हो गया। फिर ये 1 है और ये भी 1 है, ये तो सीधा 0 हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे। सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट सीधे आगे। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला देखो जरा, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आता है 0.04597। अब इसमें है ट्विस्ट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ही 4 5 और 9 है। ये है सिग्निफिकेंट, आगे वाले को तो काउंट ही नहीं करते। तो 3 सिग्निफिकेंट चाहिए थे, तो मैं यानी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर लूंगा और लास्ट वाले को गायब कर दूंगा। 7 को मुझे करना गायब, 7 हटाना, बट 7 हटाऊंगा तो 5 या 5 से ज्यादा नंबर हो तो क्या करते होते हैं, एक इधर जोड़ देते हैं। तो ये 9 का बन गया 10, एक रह गया तो 1 हो गया कैरी, तो 5 का बन गया 6, तो ये आ गया 60। अब आप कहोगे सर 6 के पीछे 0, वही पॉइंट के बाद वाला 0 काउंटेबल होता है। भले ही आप ये कहो कि सर इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है कि पीछे तो आप 0 लगा ही सकते हो, बट नहीं लगाओगे तो सिग्निफिकेंट फिगर तो सिर्फ 2 ही रह गए ना, यहाँ पे 3 लगाने हैं। इसलिए ये ऊपर वाला ही सही होगा। दैट इज द राइट थिंग। समझ में आया भाई सबको? यस सर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस हिसाब से, और ये वाला पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब इसी में एक और दे रखा है 2810। 3 सिग्निफिकेंट फिगर लगाने हैं, 281। 0 को तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बट क्या ये पॉइंट लगा हुआ है क्या? पॉइंट वाला नहीं है, ध्यान दो, आंखें खुल जाएंगी आपकी। क्या है ये? अरे मैंने क्या लिख दिया, और आंसर ही लिख दिया क्या, गलत गड़बड़ कर दी। सुनो सुनो, ऊपर वाला आएगा 2808। अब देखो इसके अंदर 3 लेने हैं, 280 ले सकते हैं, पीछे वाला हटा सकते हैं। तो पीछे वाला हटा रहे हो तो यहाँ 1 लगा दो, आपको ऐसा लगेगा ना, इसको 1 कर दो। बट गड़बड़ है यहाँ, क्या ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बस खत्म? क्या ये सच है? नहीं है। अब देखिएगा, ये 281 है और ये 2808 है, ये तो फर्क हो गया जमीन आसमान का। तो मुझे क्या करना है, ये 8 मुझे उड़ाना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं। तो मैं इस, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो मैं इधर 1 जोड़ दूंगा। तो मैंने 1 जोड़ दिया, 0 था तो 1 आ गया। अब 8 की जगह पर 0 लगानी पड़ेगी, इसको 0 कर दिया मैंने। क्यों? 2808 और 281 बहुत बड़ा फर्क था, बट अब 2810 बन गया।
दैट इज, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 ही, आपको पता है ना, पॉइंट से इधर वाले 0 काउंट ही नहीं होते। ऊपर वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ये वाला 126 लिखा, इसको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट ये थे फिगर, पीछे वाले 3 0 गायब कर गए, तो ये पीछे वाला 0 गायब कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? तो ये 2810 रहेगा, बट सिग्निफिकेंट फिगर 3 बन जाएंगे, वरना तो इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन ही नहीं सकते थे। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से याद जरूर करना। दैट्स इट। ठीक है भाई, अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 हो गया ना। 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ये कैसे फॉलो करता है तो वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमने जो पहले किए थे ना लॉ ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन वाले, शुरू में जो आया था, उसके मुकाबले बहुत आसान है। कह रहा है फॉलोइंग डाटा डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये है नाइट्रोजन और ये है ऑक्सीजन। इसका डाटा दे रखा है 14 ग्राम 14 ग्राम 28 ग्राम 28 ग्राम 16 32 32 80। तो मैंने क्या कहा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, एक को हम बराबर कर लेते हैं। तो मैं अगर नाइट्रोजन को बराबर कर लूं, इसको मैं डबल कर देता हूँ 28, इसे भी डबल कर देता हूँ 28, नीचे वाले 28 हैं, सारे हो गए इक्वल। अगर इसको डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा 32, ये भी डबल हो जाएगा 64। आप इनको हाफ भी कर सकते हैं नीचे वाले दोनों को, तो सारे 14 हो जाएंगे। ठीक है, आपकी चॉइस है। अब ये सारे सेम हो गए, सब 28 हो गए, एक एटम सब 28 हो गया। दूसरे का रेशो देखना अब अपने को, तो दूसरे का रेशो कितना है, 32 रेशो 64 रेशो, अब ये दोनों नीचे वाले 32 रेशो 80। वैल्यू निकालो, 16 दूना 32, 16 चौके 64, 16 दूना 32, 16 पंजे 80। 2:4:2:5 सिंपल होल नंबर रेशो आएगा, सिंपल होल नंबर रेशो आ रहा है, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे एज कंपेयर टू दिस। ये आसान सा क्वेश्चन है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। एक का एटम का मोलर मास सेम कर लीजिए, आप अपने हिसाब से गुना भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, सबका सेम हो गया 28। दूसरे का उसके एवरेज में जितना बढ़ता है या कम होता है वो करके उसका एवरेज निकाल लो। दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। क्लियर है? यस सर। लेकिन इससे पहले जो मल्टीपल वाले क्वेश्चन किए हमने पहले लेक्चर में, पहला या दूसरा लेक्चर था जिसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस किए थे, वो ज्यादा जरूरी है, याद रख लेना, वो जरूर करना। ये आसान है फिर भी। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ भी मैंने पिको वगैरह समझा रखा है, तो नेक्स्ट, अरे इसमें है शायद वो, देखो हाँ, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने पिकोमीटर होते हैं, मिलीग्राम में केजी, नैनोग्राम, मिली लीटर में लीटर और डेसीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। इनका फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे वो फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है जो सीखने लायक है, वो है 1 लीटर के अंदर 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही चीज होती है। ये सॉल्यूशन वाले लेसन में आपको बड़ा काम आएगा। 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। दैट्स इट। ये वैल्यू याद रखनी है, इसको भी कहीं पे भी लिख लो, अपनी बुक के ऊपर फ्रंट पे लिख लो, अपनी नोटबुक में लिख लो। ऐसी ऐसी चीजें हमेशा फॉरएवर याद रहनी चाहिए, हर लेसन में काम आती हैं। तो इसको हमेशा बुक के, नोटबुक के फ्रंट पे या फिर सबसे लास्ट में 2 पेज एक्स्ट्रा चिपका लो A4 साइज में, और उसमें रखना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैंने तो भाई ऐसा किया, बच्चों को भी हमेशा ऐसे ही करवाया कि लास्ट, बुक के लास्ट में A4 साइज के पेज चिपकाओ और उसको हमेशा वहां पर लिख लो। कोई भी ऐसी चीज जो एवर फॉर एवर यूज होती है, जैसे मैं अब बता रहा हूँ। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इतने मीटर पर सेकंड है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड लाइट बाय 2 नैनो सेकंड। तो 1 नैनो सेकंड होता है 10⁻⁻9 सेकंड। 2 नैनो सेकंड में क्या होगा, 2 × 10⁻⁹ सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट, एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकंड चलती है एक सेकंड में। तो 2.10⁻⁹ सेकंड में कितनी चलेगी, सीधा मल्टीप्लाई करनी है। 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई में 2.0 × 10⁻⁹ सेकंड। नैनो सेकंड को सेकंड में बदलना है, ये रहा फॉर्मूला नैनो सेकंड को सेकंड में बदलने का। और उसके बाद एक सेकंड में पता है कितना ट्रेवल करती है और इतने सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, दैट्स इट। तो सीधा मल्टीप्लाई आएगा और कुछ नहीं है। हाँ भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी लेक्चर यहीं एंड करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ। किसी का डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए बेटा। ठीक है, 22 क्वेश्चंस ऑल आर डन।